नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन का। यानी मैंने कल जो है एक प्रैक्टिस सेट इसका कराया था जो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, तो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम जो है इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कौन सा दूसरा? इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट है, तो 15 प्रैक्टिस सेट हैं। और इससे पहले जो मैंने ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 15 जो प्रैक्टिस सेट थे वो मैंने करा दिए। इसमें मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया है जो कल कराया था, उसकी प्ले लिस्ट बनी है, जाके देख लीजिएगा। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और देखिए इसमें हिंदी कितने नंबर की होती है, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो टोटल हो जाते हैं 100 नंबर और 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, जो हिंदी ही रहती है शुरुआत में। तो देखते हैं, पहला लिखा है कि दिव्यागमन, दिव्यागमन में कौन सी संधि है। तो देखिए दिव्यागमन में जो संधि संधि है वो ईयर संधि है। कौन सी संधि? ईयर संधि। मैंने बताया था जिसमें जो है आधा अक्षर लग जाए वो ईयर संधि कहलाता है। जिसमें एक मात्रा लगी हो तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। जिसमें दो मात्रा लगी हो वो वृद्ध संधि है। कौन सी है? वृद्ध संधि है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और देखिए यहाँ पे देवी दिव्यागमन का संधि विच्छेद है देवी धन आगमन। क्या है? देवी धन आगमन हो जाएगा। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में क्या है? यड़ संधि है। कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो अति धन अधिक, अति धन अधिक। या अत्यावश्यक तो अति धन आवश्यक। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्रुति सम, यानी जो सुनने में समान लगे और शुद्ध युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो देखिए इनमें से सीधी सी बात है, आपको एक मतलब ऑप्शन नजर आ रहा होगा, कुल और कुल। ये सुनने में एक जैसा लग रहा है, कुल कुल। कुल मतलब होता है खानदान, कुल मतलब होता है किनारा। समझ आएगा नहीं? बाकी जो है एक भी नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला दिया अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए अभय मतलब होता है निर्भय, अभय मतलब निर्भय जो डरता नहीं। उभय मतलब क्या होता है? दोनों। आपने सुना होगा मैथ में उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, जो कॉमन जिसे कहते हैं। ठीक दोस्त, देखिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। अगला देखिए, अगला दिया लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो लक्ष्य मतलब होता है निशाना या उद्देश्य, टारगेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है। हिरण्य मतलब होता है ब्रह्मा, हिरण्य का सॉरी पर्यायवाची क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहते हैं स्वयंभू कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, और क्या कहते हैं? सृष्टा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि पाटल का अर्थ क्या है। तो देखिए पाटल का अर्थ होता है गुलाब। क्या होता है? गुलाब होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए महात्मा शब्द का जो सही संधि विच्छेद, सॉरी यहाँ विलोम पूछा है। ठीक, तो महात्मा शब्द का सही विलोम क्या है। इसमें विलोम पूछा है, तो महात्मा का होता है दुरात्मा। क्या होता है? महात्मा का होता है दुरात्मा, और दुर्जन का होता है सज्जन। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखिए उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, तो प्रत्याशा में जो उपसर्ग है ना, प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति। देखिए इसे लिखा कैसे जाएगा? प्रतिधन आशा। क्या लिखा जाएगा? प्रतिधन आशा यानी प्रत्याशा। और ये कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी? तो ये कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी? यड़ संधि विच्छेद हो जाएगी। मतलब बताने के लिए ऐसे कह रहा हूँ, मूल शब्द क्या है? आशा है, और प्रत क्या है? तो उपसर्ग है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए जो खिचड़ी हमारा वो देशज शब्द है। खिचड़ी ऐसे सुनने में ही लग रहा है देशज है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो देखिए इनमें से जो विदेशी शब्द नहीं है वो कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए कमरा, कमर, कमेटी, ये सब विदेशी शब्द हैं। लेकिन कान जो है ये विदेशी शब्द नहीं है, ये हमारा क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। कान क्या है? तद्भव। कर्ण होता है इसका तत्सम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रवहुं सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द, जो अजिर है इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए अजिर का अर्थ जो होता है ना, अजिर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? आंगन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा है। तो देखिए अलग हो रहा है, घर से जब बाहर वो जाएगा तो घर से अलग हो जाएगा, तो अलगाव होगा, तो अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से अलग हुआ पत्ता। जैसे एक क्वेश्चन आता कि हिमालय गंगा जो है, सॉरी गंगा जो हिमालय से निकलती है, तो वो भी तो अलग हो रही हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो भैया, कहाँ गंगा से जो है हिमालय जो है, मतलब गंगा जी जो हिमालय से कहाँ अलग होती है। तो देखिए वहाँ पे तात्पर्य जानते हो क्या है। जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी जो बह रही हैं, तो जो यहाँ से जो पानी निकल गया वो दोबारा पानी यहाँ नहीं आएगा।
समझ में कि नहीं। यहाँ पानी से तात्पर्य है कि जो पानी अलग हो गया हिमालय से गंगा नदी में, वो पानी दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए जो है एक एग्जाम्पल ये भी याद रखिएगा कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है, कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। ठीक दोस्त, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, तो अजात शत्रु, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जिसका जो शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु होता है। अजेय क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके, अजेय जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी का मतलब क्या होता है, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुजयी, शत्रुजयी जी जीत लिया हो, यानी शत्रु को जिसने जीत लिया हो। शत्रुविहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी उसके शत्रु नहीं, विहीन मतलब नहीं होना, जैसे मरुस्थल विहीन देश, यानी मरुस्थल वहाँ एक भी नहीं है, तो शत्रु विहीन यानी शत्रु उसके एक भी नहीं है। समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भूतकाल के भेद होते हैं। तो देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6। आप सुने होंगे, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, असंदिग्ध भूत, हेतु हेतुमद भूत, तो इतने होते हैं 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो देखिए नकल की जाती है, नकल क्या होती है, नकल की जाती, करवाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। समझे कि नहीं, बाकी सारे क्या पुल्लिंग है। अगला दिया है कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है, तो देखिए ऐसा जो है रीतवाचक अव्यय है, क्या है, अव्यय है रीतवाचक, तो इसमें अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है इसमें कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। समझ आएगा नहीं। देखिए जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो देखिए जलेबी जो है, जो मिठास अधिक है, इसमें विशेषण तो मीठा है ना, क्या है, मीठा हो जाएगा। मिठास विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मिठाई क्या हो जाएगा, तो ये संज्ञा हो जाएगी मिठाई। समझ कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो देखिए जीविसा, जीविसा शुद्ध शब्द कौन सा है, ये है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे लालायित आता है, ये वाला लेखपाल में भी आया था लालायित। ठीक, तो मतलब इस तरह के वर्ड याद रखिएगा आप, कवित्री आया था, तो ये सब याद रखेंगे तभी होंगे, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हिंदी आएगी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, तो देखिए संघर्षी व्यंजन इसमें कौन सा है, हा है, संघर्षी व्यंजन है, कौन सा है, हा। आपने सुना होगा कि सा, फिर ये सा, देखिए आप देखिए कैसे याद करेंगे इसे, जैसे इस तरह तो सलजम वाला, षटकोण वाला, फिर सांप वाला, फिर हा, तो इस तरह नहीं हमें याद करना है। देखिए पहले क्या है, कंठ, कंठ के बाद क्या, मूर्धन, तो मूर्धन वाला सा, उसके बाद ये कौन सा आएगा, ये आएगा तालव्य वाला शब्द, फिर ये कौन सा आएगा, दंती वाला। देखिए पहले क्या आएगा, कंठ के बाद मूर्धा आता है, क्या, मूर्धा, आप देखेंगे कंठ के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद तालव्य आएगा, कौन सा आएगा, तालव्य, तो तालव्य वाला सा हो जाएगा। तालव्य के बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, दांत, तो दांत हो जाएगा। तो ये तीनों सा, समझ आएगा नहीं, फिर हा हो जाए। देखिए इस तरह याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। जैसे पहले जो है कंठ आता है, तो कंठ वाले अक्षर देखोगे, का से लेकर अंगा तक, तो का, खा, गा, घा, तो ये सारी चीज़ें तो कंठ वाली हो जाएंगी। कंठ के बाद फिर मूर्धन्य, फिर तालव्य, फिर दंती, फिर ओष्ठ, सुने हैं ना, तो ऐसे चलेगा। मतलब फिगर बना के अगर हम बताएं तो एक बार चलो बता देंगे किसी दिन फिगर बना के, तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो देखिए नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो बैद्यनाथ मिश्र था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला गद्यांश दिया है, हमें ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। अगला देखिए गद्यांश क्या है, आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है, यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। उसके विशाल संग्रह में से इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, यानी खूब भर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो अब देखिए ये मतलब हमारा गद्यांश था। अब इसमें है कि उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए शीर्षक हमारा क्या है, तो शीर्षक इसमें अंतर्मन यादों का भंडार घर बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऊपर पढ़े हैं ना। अगला उपयुक्त गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है, तो देखिए इनमें से अंतर्मन को जो आत्मिक आनंद है वो मिलता है अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत करके और आत्मिक आनंद मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। देखिए इस तरह का जब भी गद्यांश दिया हो तो जिसमें सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना वो हम चूज कर सकते हैं। आप कभी देखे होंगे गद्यांश सॉल्व किए होंगे, अगर 20-30 गद्यांश सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के ऑप्शन में मतलब इस तरह के उसमें अगर ज़्यादातर 90% में मान सकता हूँ कि इस तरह आंसर हो सकता है। ठीक, और होता भी है, ऐसा नहीं है। अगला जब मतलब आपकी कॉपी छीनने वाली हो, आप मतलब जैसे उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सारांश बताइए। तो देखिए आप खुद ही, मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा, आप देखिए इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन आपको कौन सा नज़र आ रहा है दोस्त। देखिए सच बताऊँ ना तो यही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि नहीं, खुद बताइए। ये देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन ना यही हो जाएगा, क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए कभी भी जो ऑफलाइन पेपर होता है ना तो उसमें जो इस तरह गद्यांश होते हैं बड़े वाले, भाई अगर ये आंसर ना होता तो आप खुद ही सोचो, अगर ये आंसर ना होता तो इतना बड़ा लिखने की उसे ज़रूरत नहीं थी, इतने बड़ा लिख देता काम हो जाता, लेकिन ये आंसर है इसीलिए उसने इतना बड़ा लिखा है। नहीं, अच्छा खुद सोच लो, दिमाग लगाओ एक चीज़ कि इतने तो ऑप्शन छोटे लिखे हैं कि पहला वाला ऑप्शन क्यों बड़ा लिख दिया, इसका रीज़न वो आंसर है इसीलिए लिखा गया। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिए। अगला है अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता है यानी कहने का मतलब है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अगर पसंद आए ना तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। अगला दिया हुआ कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में कौन सा अलंकार। भाई मैं डेली कहता हूँ कि अलंकार यार पढ़ लो, एक वीडियो अगर किसी की भी देख लोगे चैनल पे जाके, 2 वीडियो देख लो, 1 वीडियो देख लो तो जो है अलंकार आपका हो जाएगा। इसमें कौन सा है, उपमा अलंकार है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए हास का स्थायी भाव होता है हास होता है, क्या होता है, हास होता है। देखिए इसकी एक ट्रिक है कि मतलब सर अकबर भवसाहा करके एक ट्रिक है हमारे पास, तो वो हम किसी दिन लिखा देंगे, मतलब शॉर्ट डाल देंगे या फिर लिखा देंगे तो आपका हो जाएगा। बहुत मतलब 9 रस दिए हुए हैं, उसके 9 रस और स्थायी भाव आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो देखिए जो मिश्र वाक्य है हमारा इसमें कौन सा है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो ये देखिए मिश्र वाक्य है। ठीक, वैसे भी यहाँ चिन्ह लगा हुआ और तब भी लगा है तो मिश्र वाक्य यही हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दृढ़ मुक्त से कौन सा अलंगा है। तो देखिए दृढ़ मुक्त यानी दृढ़ से मुक्ति हो गई, यानी हम दृढ़ से अलग हो गए, अलगाव होने की प्रतीति दिख रही कि नहीं, यानी अपादान तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी नहीं हुआ। भैया सीधी सी बात है, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जिसकी उपमा कोई ना कर सके तो वो अनुपम होता है, क्या होता, अनुपम होता। जिसके जैसे दूसरा ना हो, जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो तो अद्भुत कहलाएगा। समझा कि नहीं, आगे बढ़ते। अब देखिए हमारा रीजनिंग आ जाता है, तो हम थोड़ा इधर देखिए, इधर हल्का कट गया हल्का सा क्योंकि वो किताब में ही कटा है, तो मतलब नहीं आया तो उसे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्वेश्चन पढ़ना है और निष्कर्ष पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना। देखिए इसमें लिखा है कि सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है, ये हमारा कथन है। ठीक, अब देखिए इसमें कारण क्या दिया हुआ है, कारण मतलब निष्कर्ष दिया है कि देवेश रत्न प्राप्त करेगा, तो ये क्या है, मतलब सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, तो सभी में तो देवेश भी आ जाएगा क्योंकि ये भी तो सैनिक है, तो ये भी मतलब सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दी गई संख्याओं में से एक भिन्न छांटिए। तो देखिए एक संख्या इसमें से भिन्न है तो उसे हमें छांटना है। देखिए अगर हम देखिए 1 का क्यूब करें -1 कर दें तो 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर हम 2 का क्यूब करें -1 कर दें तो कितना आएगा, 7 आएगा, आएगा कि नहीं, तो हम 7 भी हो गया। 3 का क्यूब करें, 3 त्रिका 9 27, 1 कर दें तो 26 आ जाएगा। 4 का क्यूब करें 64 हो जाएगा, -1 कर दें तो 63 आएगा, तो सबसे भिन्न कौन सा है, 64 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त, देखिए अब हमें कारण पढ़ना, कथन पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है ऊपर वाली चीज़ें, हमें क्या पढ़ना, कथन पढ़ना। जैसे दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा, मतलब अब देखिए निर्णय क्या है, निर्णय दिया हुआ है ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना
चाहिए। अगला दिया हुआ कि शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें सच बताएं ना तो सही इसमें पहला है, मतलब केवल ठीक है, ये वाला सही है कि मतलब भाई कार्यक्रम करना चाहिए जिससे मतलब चीज़ें और समझ में आए लोगों की। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है, तो इनमें से कौन सा शब्द। देखिए एक कल क्वेश्चन आया था जिसमें टी जो है पहला था, उसके बाद दूसरे पर था, तीसरे पर था, फिर चौथे पर उस था ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ वी देखिए पहले पे है, उसके बाद वी देखिए यहाँ दूसरे पे है, फिर देखिए वी तीसरे पे है, फिर देखिए वी चौथे पे है। देखिए ये पैटर्न समझिए, एक पैटर्न आपको ही मिल गया, ये कल ये भी पैटर्न कल भी मिला था, आज भी मिला। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए पाँचवें पे है, अब अगला जो आएगा वो छठे पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चौथे पे है, नहीं होगा, यहाँ पे चौथे पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे तीसरे पे ये भी नहीं, ये देखो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। समझ आएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पी के पिता मतलब सॉरी पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, एक्स के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्त देखिए आप ये करके क्वेश्चन मतलब देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, पी एक्स का पिता है। आप देखिए पी के का पिता है, यानी जो पी है वो के का पिता, तो के को नीचे रखिएगा। उसके बाद उसी हिसाब से ये क्वेश्चन करते रहिए। अब देखिए यहाँ करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक, और देखिए अगर आप लोग नहीं कर पाते, जैसे जो बच्चे बिगिनर हैं जिन्हें नहीं आता है, तो आप करिए उसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल के बगल एक लेंस का ऑप्शन दिया होगा, लेंस बना होगा ऐसे, तो वहाँ पे जाके ये फोटो मतलब अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद जैसे अपलोड करेंगे उस पर एक मतलब क्या होगा, कॉपी की तरह करना आएगा, कॉपी पेस्ट, तो थोड़ा सा कर दीजिएगा। उसके बाद गूगल पे जाएगा, वहाँ आपको जो है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आराम से। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग मतलब टैलेंटेड नहीं होते, कुछ लोग बिगिनर भी होते हैं जो शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो भी टैलेंटेड हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए प्रश्न है आकृतियाँ इसमें दी हुई हैं, इसमें दिया हो कि अगली आकृति जो है कौन सी आएगी। तो देखिए यहाँ पे इतना कटा है, उसके बाद इस ये गायब हो गया है, और उसके बाद अब देखिए ये इतना है, तो सीधी सी बात ये ऊपर वाला गायब हो जाएगा इसमें, तो जैसे गायब होगा तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, देखिए दोस्त समझ में कैसे नहीं आएगा। देखिए यहाँ इतना कटा है जो ये पोर्शन, तो ये पोर्शन इसमें गायब है कि नहीं, तो वैसे ही ऊपर वाला ये भी पोर्शन तो यहाँ गायब होना चाहिए। तो देखिए हल्का टेढ़ा नहीं है, तो ये टेढ़ा वाला यही तो है। समझ में आएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए हम फिर पढ़ते हैं कथन। दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, ये हमारा कथन दिया हुआ है। ठीक, देखिए कथन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है अगला है कि अगला देखिए अब इसका जो है कार्यवाही क्या दिया है। कार्यवाही दिया शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू के रोकथाम के नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अगला दिया दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चला जाना चाहिए। भैया कैसी बात कर रहे हो, बरसात में दूसरे शहर में चला जाए, तो देखो दूसरा तो भैया निहात मतलब बेकार बात कर रहा है। तो अगर दूसरा बेकार कर रहा तो देखिए ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब देखिए तीसरा है लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन का उपयोग करना चाहिए। अब बहुत सही, तो ऑप्शन नंबर एक ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आप मतलब एक दवा आती नहीं छिड़कने वाली, जो मतलब क्या होता है, तो मिट्टी का तेल होता है, वो बाहर मतलब पिपटिया मशीन द्वारा होता है, तो मतलब उसका धुआं पूरा फैलता रहता है। शहरों में देखे होंगे आप मच्छर जब होते हैं, और इस टाइम मच्छर लग भी रहे हैं, लेकिन अब इस समय चुनाव में सब व्यस्त है तो कहाँ कोई कुछ करेगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु हैं उसके ठीक सामने वाला पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। अब देखिए इसमें आंसर देखिए उसके ठीक सामने की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 2 तो हैं, उसके बाद देखिए अब कहाँ पे और कॉमन मिल सकता है आपको। तो देखिए ये अगर ना उठा के हम कॉमन कौन सा उठाएं, देखिए क्योंकि इसमें जो है 3 कॉमन है, देखिए इसमें 2 कॉमन है, ये भी है ये भी, जिसमें एक कॉमन हो वो हमें लेना है। तो इसमें देखिए एक कॉमन किसमें है, देखिए यहाँ 5 है, 5 है ना ये, और यहाँ भी 5 है, यानी इसमें हमें एक कॉमन मिला। तो जो 5 के पीछे है, तो देखिए 3 के पीछे क्या है, 4 है, 3 के पीछे 4 है, तो 2 के पीछे 6 हो जाएगा, 2 के पीछे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप देखिए कैसे, अगर इस तरह नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए, यहाँ 5 है तो हम इसे पकड़ेंगे और इस तरह घुमा देंगे। ठीक, क्लॉक वाइज तो घुमाएंगे, उसके बाद हमारा 4 आएगा, फिर लास्ट में 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे पकड़ेंगे और इसे भी इस तरह घुमा देंगे, तो यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ऊपर 2। तो देखिए 2 के पीछे पूछा है तो 2 के पीछे 6 है, अब 3 के पीछे 4 है, अब बचा क्या 5, तो 5 के पीछे मतलब बचा 1, 5 के पीछे 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्त, समझ में आना चाहिए। इस तरह मैंने बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ अब तक, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह क्वेश्चन आता है। अगला दिया दी गई सारणी में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
तो देखिए प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ 6 है, 6 को भाग दिए 2 से, 6 को भाग दिए 2 से कितना आया 3, ठीक, कितना है 3, और प्लस 11 को हम 2 से गुणा कर दिए, यानी पहले इसे 2 से भाग दो फिर 2 से गुणा करो तो 25 आ जाएगा ना, 11 दूना 22, 3 25, उसके बाद इसे 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 6 से गुणा करेंगे 12 + 4 यानी 16 हो जाएगा। अब हमें वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है, यानी हमें लाना कितना है तो 16 लाना है, तो 5 में तो हम गुणा करेंगे 2 से तो 10 हो जाएगा। अब हमें 6 यानी मतलब 6 चाहिए ना, तो 12 को हम 2 से भाग देंगे तभी 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। अगला दिया देखिए दोस्तों, कोई जो है मतलब रीजनिंग नहीं कराता प्रैक्टिस सेट में, ये रियलिटी है, क्योंकि सबको लेट होता है, कोई मतलब बताना नहीं चाहता है, जल्दी में सब रहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि करा दूँ ताकि जो है मतलब कम से कम समझ में तो आए कि चल क्या रहा है, बस प्रैक्टिस सेट खरीद लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सभी सेब संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं। कह रहा सभी सेब यानी ये जितने भी एप्पल हैं हमारे ये क्या है ऑरेंज हैं। उसके बाद कह रहा सभी ऑरेंज केला है, तो केला तो सबसे ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा कुछ के सेब जो है संतरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो कि कुछ जो है सेब जो है संतरे नहीं है, ये तो मतलब गलत बात है। अगला दिया है कि कुछ संतरे केले हैं, कुछ संतरे केले नहीं वाले तो काट ही दो। उसके बाद लिखा सभी सेब केले हैं। अब देख लेते हैं, देखिए ये सभी सेब संतरे हैं, ठीक है, और संतरे सभी केले, तो भैया सभी सेब जो है केले के अंतर्गत आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो सही है। और कह रहा सभी केले संतरे नहीं, सभी नहीं है यार, कुछ केले हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो देखिए ये आप करके देखिएगा, इसमें त्रिकोणों की संख्या मैं बता दे रहा हूँ 20 हैं। कितने हैं 20 हैं, आप कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये इस तरह के क्वेश्चन जो बड़े वाले होंगे थोड़ा वो आप करने की कोशिश करिएगा। अगला दिया कि 5 विद्यार्थी यम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। लिखा है कि पी मतलब ओ जो पी के बाईं ओर से तीसरा है, यम के निकट दाईं ओर और क्यों बाईं ओर दूसरा है। क्यों जो किसी भी छोर पर नहीं, यम के दाईं ओर तीसरा है, पी पंक्ति के एक छोर पर है, तब बीच में कौन खड़ा। देखिए मैं 5 पंक्ति बना दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मल, 1 2 3 5 हो गए ना, यहाँ 5 हो गए। अब देखिए यहाँ हम यम रख देंगे, यहाँ हम ओ रख देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ यन रख देंगे बीच में, और उसके बाद हो जाएगा क्यू और उसके बाद पी। अब देखिए क्वेश्चन का जो पूछता है वही, देखिए कह रहा ओ पी के बाईं ओर तीसरा है, तो देखिए पी के बाईं ओर 1 2 3 तीसरा हो जाएगा। यम के निकटतम दाईं ओर है, तो यम के निकटतम दाईं ओर ओ हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्यू बाईं से दूसरा है, तो क्यू के बाईं दूसरा है, तो कह रहा क्यू जो छोर पर नहीं, यानी क्यू जो है छोर पर होगा नहीं, तो कह रहा दाईं से यम के दाईं ओर तीसरा है, तो यम के दाईं ओर तीसरा भी है क्यू। उसके बाद कह रहा बीच में, तो यन बचा तो यन हो जाएगा, ठीक। देखिए मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए हमें कथन पढ़ना है, सभी पालतू पक्षी प्राणी जो है पक्षी हैं, यानी जितने भी पालतू प्राणी हैं वो क्या हैं, पक्षी हैं, ठीक। पालतू प्राणी हो गए और ये क्या हो गए, सभी पक्षी हो गए। अब कह रहा है कि कुछ मछली जो पक्षी हैं वो मछलियाँ भी हैं, यानी यहाँ जो कुछ पक्षी हैं ये क्या है, मछलियाँ हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कुछ मछलियाँ पालतू प्राणी हैं, भैया पालतू प्राणी तो ये है, तो बिल्कुल दूर दूर तक नाता नहीं इनका। अगला दिखा कि सभी पक्षी मछलियाँ, कैसी बात कर रहे हो प्रभु, तो ये जो है कोई इनका निष्कर्ष नहीं सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई नहीं वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, भाई की उम्र क्या है। तो भैया अगर मान लीजिए कि 6 साल बड़ा है कौन, बहन से, मतलब वो लड़का जो है कितने साल बड़ा है, 6 साल। अगर बहन x थी तो भाई उसका कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, और उनका गुणनफल यानी गुणा कर दो आपस में। तो जैसे गुणा करेंगे तो मतलब क्या आएगा, एक गुणनफल बनेगा, क्या बनेगा, गुणनफल बनेगा, और कितना बनेगा, हम जैसे गुणा करेंगे तो x² + 6x और बराबर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 9 8 72 कितना आएगा ये, तो देखिए ये आएगा 13 25 65। देखिए इस तरह कर लीजिएगा, जैसे एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, कितने साल, तो बहन की आयु अगर x है, ठीक, और भाई तो 7 साल पहले, 7 साल पहले की गुणनफल की बात कर रहा है ना, तो भाई तो मान लीजिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई जो मतलब भाई हो जाएगा x+ से हो जाएगा। अब कह रहा है 7 साल पहले भाई उनकी उम्र का 72, मतलब पहले की बात कर रहा है कि उनकी उम्र का गुणनफल 72, तो इसका 7 साल पहले यानी घटाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 7 - 1 करना पड़ेगा,
उसके बाद फिर इसे 72 करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जब हम लगाएंगे 72 बराबर करके, तो ये हमारा जो है एक वो बन जाएगा, गुणनफल बन जाएगा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 19 आएगा। और देखिए और भी तरीका है, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगेगा, मैथ पढ़ते ही होंगे आप लोग। अगला दिया है ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, 3 साल बाद सी उसमें शामिल हो जाता है। तो ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, सी की आयु इसमें है 24 वर्ष हो जाती है। अब देखिए इसे करना कैसे है, तो देखिए 18 है, 2 हो जाएंगे तो यानी कितना हो जाए, 36 हो जाता है। यानी ए बी की कुल आयु कितनी हो जाती है, 36 वर्ष हो जाती है। 3 साल बाद जब इसमें सी शामिल हो जाएगा, ठीक, 3 साल बाद मतलब वो होगा शामिल, सी शामिल होगा। तो 3 साल बाद जब सी वो सी शामिल होगा तो देखिए इसमें 6 और जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद है और 2 लोग ये और अलग से हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों का जो है मतलब औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। तो ये 3 से गुणा कर दोगे तो 66, तो इनका जो है टोटल जो है 66 से 42 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 24, मतलब सी का। अब दोस्तों चलिए ठीक है, अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो करके देखिएगा। अब हम देखते हैं जीएस। देखिए लिखा है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो देखिए प्राचीन भारत का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था वो ताम्रलिप्त था। कौन सा? ताम्रलिपि या लिप्त था। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा लोथल भी था लेकिन ये भी था। अब ऑप्शन में लोथल दिया नहीं। अगला दिया खिज्र खां ने कौन सा राजवंश का प्रारंभ किया? यानी खिज्र खां ने जो सैयद वंश का प्रारंभ किया, किसने? खिज्र खां ने। कब से स्टार्ट होता है? तो 1414 से लेकर 1451 के बीच चलता है। ठीक, इसके संस्थापक ही थे खिज्र खां। अगला क्वेश्चन दिया है, लेकिन इनका कार्यकाल बताया खिज्र खां का। अगला है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। ठीक, समझ में कि नहीं? आगे 1524 पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए 106 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाए। देखिए जियोग्राफी दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दी है सुबह वाली में। अंकित भाटी सर की जो बुक थी मतलब 11,000 क्वेश्चन की, वो मैंने करा दिया है। उसमें मैंने जो है स्टैटिक जीके के 1200 क्वेश्चन करा दिए, पॉलिटी के 1500 करा दिए, भारत का भूगोल के 800 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 800 क्वेश्चन, फिजिक्स के 600 क्वेश्चन, और अब विश्व का भूगोल आज से स्टार्ट किया हूँ। तो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा अब, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 1 घंटे में 300-400 क्वेश्चन कराता हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ट्रिक भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वहाँ पे। देखिए अगला दिखा हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है या उस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो देखिए इसमें से प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी? ये नर्मदा हो जाएगी। कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। समझ आएगी नहीं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार से आप क्या कहते हैं? मतलब उस भार को आप क्या कहते हैं? तो उस भार को कहते हैं धारिता क्षमता। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें जो है सही पूछा, जैसे ये अब संविधान का भाग नहीं तो ये तो गलत है, संविधान का भाग है। इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ, 72 में नहीं भैया, 1976 में। अगला दिया है इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया, गलत है। ये है यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो 67 से 69 के बीच। अगला दिया पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए पीआईएल का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ आएगा नहीं दोस्त? आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो ये था सरदार हुक्म सिंह संसदीय समिति, हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966, मतलब जो है किया गया था। अगला है दिया है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं, मतलब इसमें से कौन सा यार देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें लिखा भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया, यानी इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मौर्य वंश से नहीं ली गई? तो जो सत्यमेव जयते ये मौर्य वंश से नहीं लिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला दिया है कि मांग वक्र किसके अधीन अनियमित होती है? तो देखिए जो मांग वक्र है ये अल्पाधिकार के अधीन अनियमित होती है। अगला है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आरबीआई वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी,
उसका है कि मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला है कि अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां देश कौन बना? तो नाटो का 31वां देश हमारा फिनलैंड बना। कौन बना? फिनलैंड बना। और नाटो की स्थापना कब होती है? तो 1949 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो कौन थी? तो आलिया मीर थी। दोस्तों आप देखिए कमेंट में बताइएगा कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं, जिससे पता चले कि मतलब किस लेवल की तैयारी है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जो वृद्धि करा वो राजस्थान है। अगला कि हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगेलन ने किस ग्रह का ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की? तो देखिए मैगेलन जो गया था अमेरिका का, ये मतलब किस उस पे गया हुआ था? तो ये गया हुआ था शुक्र पे। किस पे गया था? शुक्र पे। देखिए शुक्र पे, देखिए आज सुबह ही मैंने पढ़ाया। देखिए मैं कैसे ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए रिलेट कैसे कर रहा हूँ ये देखना है आपको, ठीक। देखिए इसकी ट्रिक कोई बताता थोड़ा ना, ट्रिक कोई नहीं, जो मतलब रिलेट होता है, रिलेट हो गया तो ठीक है। देखिए मैं गलन यानी मैं गल गया, मैं कहाँ गल जाऊँगा? तो देख जहाँ पे तापमान सबसे अधिक होगा, और इन चारों ग्रहों में मैंने आज ही सुबह बताया कि शुक्र का तापमान सबसे अधिक होता है। तो मैं गल गया यानी मैं गल जाऊँगा, यानी मैगलन कहाँ? शुक्र पे अगर गया तो शुक्र से समझ आएगा नहीं? तो ये चीज़। अगला दिया है कि हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में से किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? तो दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहर है वो चौथा है। अब आ गया कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, मतलब कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है तो क्या होता है? एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर को जो मतलब गति है वो किसके रूप में जाना जाता है? अब हम पहले विकल्प देखें तब बताएं। ये है गति स्पीड, या मेगा स्पीड, या फिर बिट गति, या फिर जो है इसमें दिया हुआ है कि साइकिल गति। तो ये जो जाना जाता है क्लॉक स्पीड, यानी जो है घड़ी की गति कहते हैं। अगला दिया हुआ है कि कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए इसका मतलब हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऑप्शन जो है रखने पड़ेंगे। देखिए कंप्यूटिंग जो है ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं? तो इनमें से जो है NLP इज अ प्रेडिक्टेबल यानी प्रत्याशित, ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं विशाल डेटा यानी बिग डेटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो इनमें से कौन से जो है मतलब जो है अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो ये हो जाएंगे क्लाउड सैनन। कौन हो जाएंगे? क्लाउड सैनन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि SSD का मतलब जो है अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत आते हैं एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन तो देकर जाता है। अगला MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो हमारा पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसमें हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टिकल। देखिए इसका पूर्ण रूप हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो। क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ये डेटा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने के लिए सुविधा को कहा जाता है? तो ये कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं? ऑटोफिल। देखते होंगे मोबाइल में ऑटोफिल आता भी है, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ है? तो इनमें से कौन सा फॉन्ट जो है सेंसेरिफ है? यह है एरियल। कौन सा है? एरियल निरमा भी आता है यानी सर्फ। अगला दिया हुआ है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में, देखिए MS एक्सेल 2016 न पढ़ो इसे, मतलब 216 में
मतलब पढ़ लो भाई जैसे पढ़ना है, लेकिन इसका कोई मतलब तो होता ही है। अब देखिए इसमें से दिया है कि 2 भागों में बाँटा जा सकता है, तो किस में बाँटा जा सकता है, देख लेते हैं ज़रा सा। देखिए ये जो बाँटा जा सकता है ये व्यू, विंडो और स्प्लिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें बाँटा जा सकता है। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट दोस्त यार, वो ऊपर चला गया ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ देखिए आ गया, हम भी जुगाड़ समझ गए। हाँ ये देखो आ गया। अगला, ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है। तो ईमेल भेजते समय जो बीसीसी दर्शाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ध्यान से अगर पढ़ेंगे तभी, नहीं तो जल्दबाजी में दूसरा ऑप्शन हो सकता है और 1 नंबर से सिलेक्शन रुक भी सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर, यहाँ पे यार ये फर्जी दिया हुआ है। देखिए 1 मिनट दोस्त यार, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर के बारे में। देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी। अगला दिया है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में जो कथन सही है वो कौन सा सही है। तो देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये सही है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब देखिए यूपी स्पेशल हमारा शुरू हो गया है। इसमें दिया है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है। तो ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। तो देखिए पहला कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा, मेरठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जनसंख्या, आप जनगणना ये जरूर याद रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। तो किसके प्रचार हेतु, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे ये कमलापति त्रिपाठी थे 1973 के आसपास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आगरा में है। कहाँ है, आगरा में। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजातीय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। ये सहरिया है। कौन सी है, सहरिया। तो देखिए मैंने बताया था कि जो अगर मिले अगरिया, सहरिया, इस तरह के, देखिए सहरिया यानी मैंने सह लिया तो मैं सबसे अलग रहूँगी, मैंने सह लिया तो मैं सबसे अलग रहूँगी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट में जिला देखेंगे इस तरह जो लटका है वो ललितपुर है। तो ललितपुर में अगर रिया करके जो जनजातियाँ आती है, जैसे सहरिया है, जैसे देखिए इसकी कुछ जनजातियाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे धुरी, खरवार और इस तरह की जो जनजातियाँ हैं ना, जैसे सहरिया जनजाति ललितपुर के, ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कर ले जाएंगे। सहरिया कभी आप मतलब वो लगा देंगे कहाँ, जैसे अगरिया सहरिया एक ही तरह है, 1-2 जनजातियाँ और हैं जो एक तरह है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो कहाँ है, वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में है। तो बच्चा क्या करता है, अगरिया और सहरिया एक ही तरह पढ़ लेता तो वो लगा देता मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। लेकिन एग्जामिनर चालाक है, वो देखो इस तरह के क्वेश्चन देगा तो क्या होगा, ये चीज़ है तो ये अलग है। सहलिया यानी उसने कहा मैंने सह लिया, मैं अब सोनभद्र मिर्ज़ापुर में नहीं रहूँगी, मैं सबसे अलग जा रही हूँ। तो कहाँ चली गई, ललितपुर, यानी सबसे अलग। तो कैसे याद करेंगे, सहलिया यानी सहरिया। ठीक, बस ये पीसीएस में भी सही करके आओगे आप, कभी भी क्वेश्चन आए। अगला दिया, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो ये कहाँ होती है, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे उत्तर ऐतिहासिक मेला, तो देखिए मेला क्या है, जैसे जल विहार मेला कहाँ है, बुंदेलखंड का है, सही है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, ये भी सही है। अगला है बटेश्वर मेला आगरा में लगता है वैसे तो। अगला बलदेव छठ का मेला कहाँ है, पूर्वांचल। ये बलदेव छठ का मेला जो है ना, ये कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद लगता है, हरियाणा में। अगला शुक्रताल मेला, ये देखिए ये सही नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध। तो देखिए कुशीनगर में गौतम बुद्ध क्या हुआ था, इनका परिनिर्वाण हुआ था, यानी मर गए। ये गलत दिया भाई, मर गए इस तरह थोड़ा कहा जाता है, यहाँ पे लिखना चाहिए निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, वो भड़ास निकाल रहा था, मुझे लगता है एग्जामिनर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस
कहा है? तो मतलब किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? इसने बर्नियर ने कहा है। किसने कहा? बर्नियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। लैंड करने के लिए पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, ये सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो देखिए कुशीनगर ये तीसरा है, चौथा नहीं है। कौन सा है? तीसरा। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए कोयला सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है और ये कोयले के जो भंडार हैं वो सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये जो प्रयागराज है निर्यात विकास केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सेवाओं में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि UPSIDC का मुख्यालय, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, समझा कि नहीं, जिसे उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये कहाँ है, मतलब इनका कहना है, तो इसका मुख्यालय जो है कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर। अगला क्वेश्चन दिया प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पूरा नामकरण तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो रिहंद परियोजना है, कौन सी है? रिहंद। ये बांध कहाँ है? तो ये बांध है सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो ये कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यूपी का प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है? तो देखिए यूपी में तिलहन फसल है राई और सरसों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी कहीं पे अगर गलती नज़र आए थोड़ी बहुत, ये मतलब इधर उधर हो गया, देखिए वो स्लाइड जैसे थोड़ा बहुत इधर हो गए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रयास, और जो भी मतलब आपकी क्वेरी हो तो आप मतलब बता सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर अमल करूँगा। बाकी जो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।